चलिए बच्चों, तो आज एक नया टॉपिक, इसका रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं उससे है। और याद होगा बेटा आप लोगों को, हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है? फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड फॉरेन करेंसी की सप्लाई। इसको बहुत अच्छे से गोद के पी गए हम लोग कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होती है, क्यों होती है, वो जो रूल बनाया गया है उस रूल के होने के पीछे का रीजन क्या है कि भाई इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड में और रेट में, और सप्लाई में और रेट में होता है पॉजिटिव रिलेशन। ऐसा क्यों होता है उसके रीजन भी हमने देख लिए, इनके कर्व कैसे होते हैं वो भी हमने देख लिए। हमें एक बात तो इससे समझ में आ गई, और हमने लास्ट क्लास में प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ लिया था। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं उन्हीं से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती है। क्या ये बात सब लोग मानते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब जब सब लोग ये मान रहे हैं तो फिर सब लोग ये भी मानेंगे कि अगर इन केस डिमांड में और सप्लाई में कोई चेंजेस होते हैं, इन केस अगर डिमांड में और सप्लाई में कोई चेंजेस होते हैं तो बच्चों क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होगा, यस और नो? यस सर। डेफिनेटली यस होगा, सर। फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होगा। क्योंकि जहां पे डिमांड सप्लाई कट होती है बेटा, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वहीं पे आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती है। ओके, तो अगर डिमांड में या सप्लाई में चेंजेस होते हैं तो याद रखें उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इस पूरे टॉपिक में कभी भी ये मत पूछना मेरे से सर कि डिमांड और सप्लाई में सर एक साथ चेंज करो। बेटा एक साथ चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे अलग अलग चेंजेस पढ़ेंगे, है ना। डिमांड में चेंज पढ़ेंगे तब सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, जब सप्लाई में चेंज पढ़ेंगे तब डिमांड कांस्टेंट रहेगा। ये मत बोलना सर दोनों में एक साथ चेंज कर लो, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, इसीलिए हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो ये टॉपिक है कि जब डिमांड और सप्लाई, फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली, कि फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई में जब मार्केट में चेंजेस होते हैं तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी चेंज होता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। और वो चेंजेस जो है ना बेटा, उन चेंजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। सभी लोग ध्यान से सुनना। टॉपिक का नाम है इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के लेवल में अगर चेंज होता है तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस पर क्या असर पड़ता है। ओके, तो ये जो असर पड़ता है बेटा इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एंड नंबर 2 इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसमें तुम कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होगी। बस सब लोग ध्यान से देखना। बेटा मैं तुम लोगों से पूछता हूं, मैं अलग अलग ढंग से घुमा फिरा के तुम्हें कंफ्यूज करने का कोशिश करूंगा, लेकिन होना मत कोई, ठीक है। $1 है 70 रुपीज का, वही $1 अब हो गया है बेटा कितने का? 60 रुपीज का। ओके, एक सिचुएशन ये है। एक सिचुएशन और देता हूं, $1 जो है वो 70 का है और वो बढ़कर के हो गया है 80 रुपीज का, ठीक है। अब मुझे जरा सोच समझ के आंसर देना। ये जो पहली सिचुएशन मैंने तुम्हारे सामने बनाई है, $1 70 रुपए का मार्केट में मिलता था, जो अब मिलेगा 60 रुपए में। मुझे यहां पे पहले तो मैं नॉर्मली तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है बच्चों? रुपीस। मुझे ये बताओ हमारे रुपीस की वैल्यू क्या हुई है यहाँ पे? कम हुई है या ज्यादा हुई है? बढ़ गई। इंक्रीज। बिल्कुल, हमारे रुपीस की वैल्यू बेटा यहाँ पे बढ़ गई है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा सर 70 से 60 हो गया, रुपए तो कम हो गए। बेटा रुपए कम नहीं हुए। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी पहले $1 आपके 70 रुपए में आते थे, अब वही $1 आपका 60 रुपए में आता है। मतलब आपके रुपए की कीमत पहले से बढ़ गई है, रुपया हो गया है मजबूत।
ऐसा हम कह सकते हैं। मुझे बताओ बच्चों, मजबूत क्या हुआ है? रुपया। और कमजोर क्या हुआ है? डॉलर कमजोर हुआ है यहाँ पे। अगर तुम्हें बोलना है कमजोर क्या हुआ है, तो तुम बोलोगे डॉलर कमजोर हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने डोमेस्टिक करेंसी की बात करूं, भाई हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज है। तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में 70 से 60 हो गया, 70 रुपए से 60 रुपए प्राइस हो गई, इसको तुम क्या बोलोगे? डोमेस्टिक करेंसी मजबूत हुई है या डोमेस्टिक करेंसी कमजोर हुई है? क्या बोलोगे इसको? मजबूत। बिल्कुल, मजबूत। डोमेस्टिक करेंसी मजबूत हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। ओके बेटा, जब डोमेस्टिक करेंसी मजबूत होती है ना, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ना, यहां पे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, उसी को कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, 70 से 60 हो गया, ये तुम्हें देखने में लगेगा सर ये तो कम हो गया। बेटा कम हो रहा है, लेकिन किसके टर्म्स में हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, $1 के मुकाबले में। ये भी तो देखो आप। तो $1 के मुकाबले में जो 70 था वो 60 हो गया, इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। तो रुपीस की वैल्यू बढ़ गई, ये कम होना बताता है कि आपके रुपीस की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये कहलाता है एप्रिसिएशन। लेकिन बेटा ये जो दूसरा सिनेरियो है, जरा इसको देखो ध्यान से। $1 पहले 70 रुपए में आता था, वो $1 अब हो गया है 80 रुपीस का। मुझे बताओ रुपया यहाँ पे क्या हुआ है? कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? सर कमजोर। कमजोर। बिल्कुल हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि पहले $1 आपको 70 में मिलते थे, अब उसी $1 को खर्च करने के लिए, खरीदने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। अरे आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई, जो आपको अब ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए, हम यहां बोलेंगे वैल्यू ऑफ रुपीस हो गई कम। तो बेटा ये कहलाता है डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यही एग्जांपल मैं तुम्हें लिख के बता देता हूं, जरा सभी लोग ध्यान से देखें। $1 था 70 रुपए का, वो $1 हो गया 80 रुपए का। अब तुम्हें देख के लगेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 70 से 80 हो गया, सर ये तो एप्रिसिएशन है, मजा आ गया। नहीं बेटा, 70 से 80 हुआ है। अरे तुम इंडिया के नागरिक हो, इंडिया के बाशिंदे हो, ये समझो अब तुम्हें ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं $1 के लिए। जब $1 के लिए आपको 70 की जगह 80 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो भैया आपका रुपया मजबूत नहीं हुआ है, आपका रुपया कमजोर हो गया है। और जब आपका रुपया कमजोर हो गया है, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी, हम फॉरेन नहीं, डोमेस्टिक करेंसी की बात करें, तो डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो गया है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा मुझे आंसर देना, मैं यही तुमसे पूछूं कि हमारे रुपए का तो हुआ है डेप्रीसिएशन, लेकिन मैं तुमसे बताऊं, बताओ डॉलर का क्या हुआ है? एप्रिसिएशन। बिल्कुल, डॉलर का हुआ है बच्चों यहाँ पे एप्रिसिएशन। बेटा डॉलर की प्राइस तो बढ़ गई ना, डॉलर की प्राइस बढ़ गई, लेकिन हमारे रुपए की प्राइस हो गई कम। ओके, तो इसको कहा जाता है डेप्रीसिएशन। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट। यही चीज जरा एप्रिसिएशन में देखो, $1 70 का था, वो $1 आपका हो गया 80 का। तो यहां पे हम कहेंगे कि पहले, 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे मैं सही करके भेजूंगा आपको, बेटा 60 कर देना है यहाँ पे, है ना, ये 60 करेंगे। $1 जो पहले 70 रुपीज का मिलता था, वो $1 अब है 60 रुपीज का। ओके, तो इसका मतलब अब आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रुपए कम देने पड़ेंगे, और जब कम रुपए देने पड़ेंगे, इसका मतलब आपके रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। ओके, और जब वैल्यू बढ़ गई है, तो इसी को हम बोलेंगे एप्रिसिएशन। तुम तो एक सवाल का जवाब दे दिया करो जब भी तुम्हें डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन समझना है, तो कि भाई हमारे रुपए की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है या कम हो गई है? अगर रुपए की वैल्यू कम हो गई है तो डेप्रिसिएशन बोल दो, रुपए की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उसको एप्रिसिएशन बोल दो। ओके, बहुत सीधा फंडा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई, अब जरा ये समझ लेते हैं कि सर आखिरकार ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? ऐसा क्यों होता है सर कि डेप्रिसिएशन होता है, ऐसा क्यों होता है सर कि एप्रिसिएशन होता है? और आंसर इसका वही है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम दिमाग में सोच भी रहे होंगे, वो है मार्केट फोर्सेस। कि भाई जब डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक करेंसी मजबूत या कमजोर होती है, फ्लक्चुएशन आता है, और वो हम सब जानते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली डेप्रीसिएशन कब होता है और पर्टिकुलरली एप्रिसिएशन कब होता है, तो बच्चों इसके लिए आपको प्योर लर्न करना है। अभी सभी लोग इसको लर्न कर लेंगे कि डेप्रीसिएशन कब होता है। इसकी है दो सिचुएशन, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड आपके यहां पे बढ़ जाए, या फिर और लगाएंगे बीच में, या फिर
फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज हो जाए। दो चीजें सब लोग याद रखें, मैं फिर बोल रहा हूं, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस और दूसरा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस। फॉरेन करेंसी की डिमांड हो जाए इंक्रीज या फिर सप्लाई हो जाए डिक्रीज। मैं डोमेस्टिक करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ड्स पे ध्यान देना बच्चों, फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूं। आपके इंडिया में डॉलर्स की डिमांड अगर बढ़ जाती है, अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे आपका रुपया कमजोर होगा। पता है क्यों होगा? अभी देखेंगे इसको, हम आगे जाके ग्राफ पे देखेंगे आखिरकार ऐसा क्यों होता है। ओके। और दूसरी चीज कि अगर सप्लाई कम हो जाए, अगर आपकी इकोनॉमी में डॉलर्स की सप्लाई कम हो जाती है तो डॉलर्स की सप्लाई कम हो जाने की वजह से भी आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके। ये दो रीजन है जिनकी वजह से डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी होता है। अब इसी का उल्टा कर दो, तुम समझ जाओगे, वो हो जाता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कब होता है? जब डिमांड तो होती है कम फॉरेन करेंसी की और सप्लाई होती है बच्चों ज्यादा। ओके। या तो डिमांड हो जाए डिक्रीज या फिर सप्लाई हो जाए इंक्रीज। ओके। ये दो सिचुएशन है जो आपको बताती है कि एप्रिसिएशन हो रहा है और ये दो सिचुएशन है जो आपको बताती है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, इन दो को सिर्फ आपको याद करना है, प्योर लर्न करने का मैटर है बेटा। एप्रिसिएशन की बात करें ना तो यहां पे याद रखो, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। अच्छा, दोनों नहीं होगा एक साथ, ये और लगा बीच में, याद रखना है ना। डिमांड बढ़ जाएगी या तो तब डेप्रिसिएशन होता है, या फिर सप्लाई कम हो जाएगी तब भी डेप्रिसिएशन होता है, या फिर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, उस केस में एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, याद रखना कि ऐसा होता है। अभी किस तरह से होता है ये इसको हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए सब लोग प्योर इसको लर्न कर लो। पहली बात तो सभी लोग याद रखें कि मीनिंग क्या होता है। सबसे जरूरी मीनिंग है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अब $1 को खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलोगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया। एप्रिसिएशन में बोलोगे कि अब $1 को खरीदने के लिए आपको कम रुपए की जरूरत पड़ेगी, उसको हम कहेंगे एप्रिसिएशन। अब फटाफट से एक इंटरेस्टिंग वे में इन दोनों का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और डिफरेंस भी देख लेंगे, जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि सबको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं किसकी, डेप्रिसिएशन की, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, पढ़ के देखो इसका मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये वही मतलब है जो मैंने तुम्हें अभी बोल के हिंदी में समझाया, क्या कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है इसको तुम बोल दो रुपए, अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो। ये तो रुपए है और ये है आपका डॉलर। अगर मैं इसको अब पढ़ूं तो क्या मतलब है इसका, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, कि आपकी जो रुपीज है उनकी वैल्यू कम हो गई, रुपीज की कीमत कम हो गई। किसकी टर्म्स में, किसके कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस नहीं बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू हो गई कम। ओके, ये तो बात हो गई डेप्रिसिएशन की। अब एप्रिसिएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि अगर आपकी करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गई भैया, आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले क्या हो गई, मजबूत हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में यहां पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। $1 है 70 का, जो अब हो गया है $1 कितने का, 80 रुपीज का। ओके, तो बच्चों इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। भले यहां पे आपको ये बढ़ता दिख रहा है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, रुपीज में वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब अब आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, की रुपए की कीमत कम हो गई है। ओके, और यहां पे अगर बोले $1 जो 70 का था, वही $1 अब हो गया है 60 का, तो इस सिचुएशन को तुम बोलोगे एप्रिसिएशन, कि भाई अब पता लग रहा है हमारी रुपए कीमत बढ़ गई, क्योंकि अब सस्ते में डॉलर मिलेगा, इसलिए हमारा रुपया हो गया मजबूत। जहां महंगे में डॉलर मिलता है वहां रुपया हो जाता है कमजोर। ठीक है, ये तो बेटा इसके मीनिंग की बात थी। ओके, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा कि सर आप ये भी तो बताओ कि ये देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रही है, क्या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं? डेफिनेटली बेटा। अगर मैं तुमको बोलूं वैल्यू, याद रखना वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो यहां हो जाती है कम
और यहां वैल्यू हो जाती है ज्यादा। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूं तो बेटा एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, यहां पे हो जाती है ज्यादा। याद रखना, एक्सचेंज रेट यहां ज्यादा हो जाती है और यहां पे कम हो जाती है। वैल्यू के केस में उल्टा है। जो दिखने वाली चीज है ना, जिसके लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम कंफ्यूज मत होना दिखने वाली चीज को देख के, वो एक्सचेंज रेट है। तो एक्सचेंज रेट तुम्हें यहाँ बढ़ती दिखेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है। जरा थर्ड पॉइंट देखो कि एक्सचेंज रेट जो है वो तो बढ़ जाती है यहाँ पे। एक्सचेंज रेट बढ़ती है, मैं एक बार लिख देता हूं, एक्सचेंज रेट हो जाती है इंक्रीज, लेकिन बच्चों जो वैल्यू है ना वो वैल्यू हो जाती है कम। ओके, यही दो चीज मैं यहां भी लिख रहा हूं। जरा देखो, एप्रिसिएशन के केस में एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, एप्रिसिएशन के केस में एक्सचेंज रेट हो जाती है कम और वैल्यू बढ़ जाती है। अगर तुम्हें इनके नाम से रिलेट करना है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, तो तुम वैल्यू से रिलेट करोगे। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू ज्यादा हो गई। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट बोलना है तो उसका रिवर्स कर दो, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन में तो ज्यादा हो जाती है और एप्रिसिएशन में कम हो जाती है। ओके, और ये बीच वाला पॉइंट वही है जो तुम्हें मतलब समझाएगा कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, कि अब आपको ज्यादा रुपए की जरूरत है डॉलर खरीदने के लिए। यू नीड मोर रुपीज टू बाय $1, $1 खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा चाहिए। और एप्रिसिएशन के केस में अब आपको कम चाहिए। ये तो खुशी की बात है, कम चाहिए तो तभी तो एप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, पहले मुझे बताओ कि यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो सभी लोग ध्यान से देखना। अब बेटा इसके बाद लास्ट डिफरेंस आता है कॉज का। रीजन क्या है भाई, इसका कारण क्या है? तो भाई डेप्रीसिएशन के दो रीजन होते हैं, सब लोग याद रखें, मैंने तुम्हें रट्टा लगवाया है, याद करवाया है, याद कर लो। डिमांड का बढ़ जाना या फिर सप्लाई का कम हो जाना। डेप्रीसिएशन का क्या रीजन है बताओ? या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। अच्छा किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की या फॉरेन करेंसी की? याद रखना फॉरेन करेंसी। फॉरेन Foreign करेंसी की या exchange. तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। ओके, और अगर मैं बोलूं एप्रिसिएशन कब होता है, तो एप्रिसिएशन का याद रखना कि जब या तो डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए। ओके, ये रीजन हो गए आपके एप्रिसिएशन के। फटाफट से पूरा पेज तुम्हारे सामने है, मैं सभी को 2 मिनट दे रहा हूं, पूरा पढ़ लो और आंखें बंद करके मन में जरा एक बार समझ लो कि सर ने जो बोला उसका मतलब ये है। और अगर किसी को नहीं आता है तो मेरे से पूछ लो। टाइम स्टार्ट होता है अब, फटाफट 2 मिनट। सब लोग पढ़ ले, और जिस जिसको समझ में आता जाए वो चैट बॉक्स में यस यस लिखते जाओ। लेकिन लर्न होना चाहिए बेटा, हैंड टू हैंड पूरा। बेटा कॉजेस मैंने अभी नहीं समझा है, कॉजेस याद करने हैं अक्षु। कॉजेस सिर्फ लर्न कर कि कब होता है जब डेप्रिसिएशन होता है, कब होता है जब एप्रिसिएशन होता है। और याद रखना वैल्यू का रिलेशन है डायरेक्ट इससे। अगर तुम्हें नाम से पता लगाना है डेप्रिसिएशन का मतलब कि भाई आपकी रुपए की वैल्यू कम हो गई यार, वो डेप्रिसिएशन है। और रुपए की वैल्यू बढ़ गई, वो एप्रिसिएशन है। बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, यस लिख दिया है। बाकी लोग भी फटाफट एक बार जल्दी से देख के यस और नो बोल दो, ताकि हम अब आगे बढ़ेंगे, ये कॉजेस को समझेंगे विद ग्राफ। चलो चलो ठीक है, हो गया बेटा 2 मिनट पूरे, सबको आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे मन में ये आ रहा है सर जरा ये प्रूफ करके देखते हैं हम लोग
कि वाकई में ऐसा होता है क्या, कि वाकई में अगर सर डिमांड बढ़ जाए, आप जो कह रहे हो सर कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या उससे डेप्रिसिएशन हो जाता है? सर क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? बेटा डेफिनेटली कर सकते हैं। और पता है हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे? हम प्रूफ करेंगे कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो उससे होता है डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चों मुझे यस और नो में आंसर देना, क्या मैं ये बोल सकता हूं डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई पहले से? क्या मैं ये बोल सकता हूं? यस सर। बिल्कुल। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि डिमांड के बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है। ओके, हम यह प्रूफ करने वाले हैं, हम यह ये प्रूफ करने वाले हैं कि $1 जो 70 रुपए का था वही $1 जब आपका 80 रुपए का हो गया। मतलब डिमांड बढ़ने से ऐसा हुआ है, डिमांड बढ़ने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये हम यहां प्रूफ करने वाले हैं। और ऐसे करके ये जो 4 सिचुएशन बनती है, डिमांड में इंक्रीज, डिमांड में डिक्रीज, सप्लाई में इंक्रीज, सप्लाई में डिक्रीज, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं सभी बच्चों को थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा 11th क्लास में, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट आने वाला है जो सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार समझ लेना। सभी बच्चों ने अगर डिमांड पढ़ा हो, बच्चों 11th क्लास में अगर आप लोगों ने डिमांड पढ़ा हो तो आप लोगों ने बेटा ये देखा होगा, ये डिमांड का हमारा ग्राफ होता है, सबको मालूम होगा। एक्स एक्सिस पे तो होती है बेटा क्वांटिटी ऑफ डिमांड और वाई एक्सिस पे होती है आपकी प्राइस। ओके, और कुछ इस तरह का आपका डिमांड कर्व होता है। और ये डिमांड कर्व इस तरह का इसलिए होता है कि भाई अगर प्राइस ये है तो डिमांड ये है। अब अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड हो जाती कम, और प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, ये हम जानते थे। और बेटा ये जो अलग अलग आप पॉइंट बनाते थे ना, ये जो अलग अलग आप पॉइंट्स प्लॉट करते थे ग्राफ में बना के, कि अगर कीमत इतनी हो जाए तो डिमांड इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाए तो इतनी हो जाएगी, इसको हम कहते थे मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, कि भाई डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है। ओके, डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है, ऐसा हम बोलते थे कि भाई इतनी प्राइस तो इतनी डिमांड, इतनी प्राइस तो इतनी डिमांड, कम हो गई ज्यादा हो गई, कम हो गई ज्यादा हो गई। ओके, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कम हो गई, ये हम लोग जानते थे। लेकिन इसी के साथ बेटा आपने टॉपिक पढ़ा होगा एक, और वो था शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ? यस सर। यस सर। तुम्हें याद होगा कि जब तुम मूवमेंट पढ़ते थे ना, सर। तो बच्चों मूवमेंट में क्या होता था मैं तुम्हें बताऊं। मूवमेंट में ये होता था कि आप सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देते थे, वो थी आपकी डिमांड और प्राइस। इसके अलावा जितने फैक्टर होते थे उनको हम कांस्टेंट रखते थे, यस और नो। जैसे कि इनकम, जैसे कंज्यूमर की इनकम, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस वगैरह, ऐसे करके 6-7 थे अगर तुम्हें याद हो। उनको हम कांस्टेंट रखते थे कि भाई हम ये मान रहे हैं उनमें चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो सिर्फ डिमांड में और प्राइस में हो रहा है। तो जब ऐसा होता था तो एक ही डिमांड कर्व पे पॉइंट आगे पीछे हो जाया करते थे, डिमांड कर्व कभी चेंज नहीं होता था, डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती थी। लेकिन जब तुमने ये टॉपिक पढ़ा होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो वहां पे बेटा आपको ये बताया गया होगा कि सर यहां पे हम क्या सीखते हैं, कि ऐसा करते प्राइस को तो कांस्टेंट रखो, यहां पे हम उल्टा कर रहे हैं, प्राइस को कांस्टेंट रखो, प्राइस को मत छेड़ो, प्राइस तो जो है वो रहेगी। चेंज अगर करने हैं तो आप चेंज करो जो अदर फैक्टर्स होते थे उनमें। अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते थे? जैसे इनकम, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस। तो जब उनमें चेंज करते थे तो बेटा उसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व था वो या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता था या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता था। क्या ऐसा होता था, यस और नो? यस सर। और अगर नहीं याद आया तो मैं तुम्हें बता दूं, चलो एक बार ये लेके देख लो। जैसे यहाँ पे तो मैंने ले ली क्वांटिटी ऑफ डिमांड और यहाँ पे मैंने ले ली है प्राइस। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी टेबल बना दी है जिसमें मैंने लिखा है यूनिट्स, मतलब ये डिमांड है, और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा इसकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम। ओके, अब जरा तुम खुद रिलेशन लगा लेना, तब सबने पढ़ा होगा कि डिमांड में और इनकम में कैसा रिलेशन है। बेटा अगर इनकम 10 है तो डिमांड आपकी 20 है। अगर इनकम बढ़ के हो जाए 30 तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना, यस और नो?
अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा परचेस करोगे, तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड आपकी कितनी हो गई, मान लो डिमांड हो गई यहाँ पे 50, और अगर इनकम हो जाती है कम, मान लो इनकम हो गई 5, तो आपकी डिमांड हो जाएगी मान लो यहाँ पे 10 ही रहेगी। जब इसको तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इनकम को तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो प्राइस होता है वाई पे, तो प्राइस पे तो प्राइस ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, तो क्वांटिटी में आ जाएगा आपके 10, 20 और इधर कहीं 50 आ जाएगा। ओके, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो बेटा आपके डिमांड कर्व बन जाएंगे अलग अलग, क्योंकि प्राइस से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। तो डिमांड कर्व में क्या हो जाता है, ये कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और अगर डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो उसको कहते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट। ऐसा तुमने पढ़ा होगा, आई थिंक पढ़ा होगा। अब तुम पूछोगे सर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो उसको? बेटा यहाँ पे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लगभग सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं वही चीज तुम्हें बोल रहा हूं जो वहां पे थी, कि बच्चों वैसे तो हम जो पढ़ते हैं ना वो फॉरेन करेंसी के लिए क्या पढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको हम प्राइस बोलते हैं। ओके, कि भाई $1 खरीदना है तो वो इतने रुपए में आएगा। ओके, ये हम जानते हैं। लेकिन बेटा क्या होगा कि अगर आप रेट को तो रख दो कांस्टेंट, मैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो चीज है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो चीज है जिसपे आप इफेक्ट देखने वाले हो। बेटा यही देखने वाले हम ये प्रूव करने वाले हैं कि भाई इस पे इफेक्ट क्या आ रहा है। हम जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस करेंगे डिमांड में। ओके, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है उसमें चेंजेस करेंगे। और वो चेंजेस क्यों हुए, अब तुम पूछोगे कि सर जब वो रेट की वजह से नहीं हुए तो चेंजेस क्यों हुए? जैसा बेटा 11th क्लास में जैसा था उस तरह से यहाँ पे भी है, कि जैसे वहां पे अदर फैक्टर्स होते थे वैसे यहाँ पे भी अदर फैक्टर्स हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, है ना, अभी लास्ट ईयर जो पेंडेमिक सिचुएशन थी कोविड-19 की, तुम लोग मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में डॉलर्स की जो डिमांड है वो क्या हुई होगी, कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी, बताओ। कम। कम। बिल्कुल कम कम हो हुई गया। होगी। अब हम यहाँ पे पता है क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि कोविड-19 की वजह से डिमांड हो गई कम। एक्सचेंज रेट अभी मैंने लिखी नहीं है, डिमांड हो गई कम कोविड-19 की वजह से। तो उसकी वजह से जो आपका पहले जो डिमांड कर्व हुआ करता था, पहले जो आपका डिमांड कर्व था, ये आपका डिमांड कर्व पहले था और ये सप्लाई कर्व था, और यहाँ पे आपकी पहले प्राइस चल रही थी, लेकिन आपकी डिमांड हो गई कम। अब आपकी डिमांड कम हो गई, लेकिन क्या ये डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से हुई है क्या? नहीं, ये अदर फैक्टर से हुई है। अब जब ये डिमांड कम हो गई है तो इसकी वजह से आपका नया डिमांड कर्व बन जाएगा। अब जब नया डिमांड कर्व बनेगा तो वो सप्लाई कर्व पे कहीं ना कहीं काटेगा, तो एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा, और वो नया इंटरसेक्शन पॉइंट नई एक्सचेंज रेट को जन्म देगा। और वो नई एक्सचेंज रेट जो होगी वही होगी आपकी डेप्रिसिएटेड वाली या एप्रिसिएटेड वाली। वही हमें प्रूव करना है यहाँ पे, है ना। बहुत आसान सा फंडा है, तुम्हें सुनने में लग रहा होगा सर पता नहीं क्यों आफत आ गई है तो बला आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, लेक्चर 1-2 बार रात को बैठ के आराम से और देखना, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, पहले हम समझने वाले हैं डेप्रीसिएशन, और सभी लोग मेरे को जवाब दे दो, मैं देखता हूं किसको याद है। डेप्रीसिएशन किन 2 सिचुएशन में होता है बताओ? डिमांड में क्या होता है जब इंक्रीज। वेरी गुड। डिमांड में जब क्या हो जाए, इंक्रीज। और जब सप्लाई में क्या हो जाए, डिक्रीज। डिक्रीज। जब डिमांड में इंक्रीज हो जाए या फिर सप्लाई में डिक्रीज, या तो फॉरेन करेंसी की डिमांड आपके यहाँ पे हो गई इंक्रीज। सोचो अभी पेंडेमिक नहीं है, बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है, मार्केट एकदम पीक पे है, और आपके यहाँ पे जो डॉलर है उसकी डिमांड हो रही है भयंकर, लोग घूमने जा रहे हैं, लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं खूब, लोगों के पास खूब पैसा अपने इंडिया में, और वो खूब पैसा खर्च कर रहे हैं और डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। डॉलर की डिमांड अभी खूब हो रही है, ऐसा इमेजिन करो। आपको ये प्रूफ करना है कि डॉलर की डिमांड खूब हो रही है, तो इसकी वजह से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, इसका मतलब आपका रुपया कमजोर हो जाएगा, ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। ठीक है, तो जरा सब लोग देखना, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये सभी के सामने ग्राफ है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये सबके सामने ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
सभी को पता है एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बच्चों, क्वांटिटी लेते हैं, डिमांड की और सप्लाई की क्वांटिटी लेते हैं, सब लोग जानते हैं। ओके, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, वाई एक्सिस पे लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, और कुछ इस तरह से हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता था। ये एक बहुत बेसिक सा डायग्राम है, ये जो सब हम सब लोग जानते हैं, हम पढ़ के आएंगे कि सर अभी ऐसा मानो कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे हमारी एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रखी है, जो कि मान लो तुम कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज है। ओके, ये हमने मान लिया। अब क्या हो अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, क्या हो अगर डिमांड बढ़ जाए, है ना। अब एक काम करो, यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं न्यू लिंक में, है ना, फटाफट सब लोग रिज्वाइन कर लो, कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ना, सब लोग आ जाओ जल्दी, फास्ट जाओ और आ जाओ।